आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो परिणाम था वो आगे चल करके कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में सामने आता है। तो आज हम देखेंगे इस कक्षा में कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या था, या इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आखिर ऐसा प्रावधान क्यों लाया गया या क्या उसके पीछे मंशा थी। तो हम घटना के पीछे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। पृष्ठभूमि के बारे में मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दोनों के बीच में एक विवाद होता है। विवाद का मैटर क्या था? विवाद का मैटर ये था कि वो दलितों के पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि दलितों को भी अल्पसंख्यकों के समान ही अधिकार दिए जाए, जैसा कि 1909 ईस्वी में दिया गया था मुसलमानों को, या फिर 1919 ईस्वी में सिखों को दिया गया था। तो उसी प्रकार के पैटर्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दलित समुदाय के लोगों के लिए भी चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी को ये बात मंजूर नहीं थी। वो उनका ये मानना था कि दलित भारतीय जो हिंदू समाज है उसी के एक अंग है, परंतु जो भेदभाव चली आ रही थी वर्षों पुरानी, उस भेदभाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उससे काफी त्रसित थे और वो एक पृथक निर्वाचन राजनीतिक जो भागीदारी है वो चाहते थे। तो इन सब कारणों से जो है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो कहीं ना कहीं बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। दूसरा कारण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है निरंतर रूप से आरक्षण की मांग की जा रही थी या राजनीतिक भागीदारी की मांग की जा रही थी। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और जैसा कि आप जानते हैं कि तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे उनके पास बार बार जो है ये चीजें जा रही थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल रैमजी मैकडोनाल्ड, जिनके द्वारा बाद में ये कॉमनवेल्थ अवार्ड लाया गया। तो दूसरी बात हो गई। तीसरी थी कि मैं आपको पहले से बताया था कि जो डलहौसी की नीति थी, फूट डालो और राज करो की, और उस नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने काफी दिनों तक भारत पर राज किया। और जो कि 1857 की जो घटना होती है वो इस नीति को लगभग भारतीय समझ जाते हैं कि ये जो नीति है फूट डालो की, वो उसी नीति के कारण ही हम लोगों की आज ऐसी दुर्दशा हो रही है। परंतु नीतियां जो है बदलती नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? वो नए उपाय ढूंढती है, नए तरह के उपाय ढूंढती है। किन चीजों के लिए? ताकि जो भारतीय सोसाइटी है, भारतीय जो समाज है उसमें बाइफर्केशन हो। और उसी का स्पष्ट रूप से था कारण कि उन्होंने सबसे पहले जो विभाजन की नीति अपनाई वो अपने संवैधानिक सुधारों में वो मार्लो मिंटो सुधार, फिर चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद जो है आगे साइमन कमीशन में भी उसी क्रम से वो आगे बढ़ रहे थे। तो ये तो इसके कारण थे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये कॉमनवेल्थ अवार्ड जो था वो था क्या। हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में। तो आइए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड की जो घोषणा है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था दलित, ब्रिटिश उच्च जातियां, मुस्लिम, बौद्ध, आंग्ल यूरोपीय और भारतीय ईसाई, इन सभी को अलग अलग तरीके से उन्हें एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने की थी। तो ये देखा जाए एक प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर आप सभी को आरक्षण दे देंगे सोसाइटी में तो उसका परिणाम क्या होगा? वो सारे लोग जो है वो जो स्वतंत्रता की जो मूल बात थी, जो उससे अलग होने की बात हो रही थी कि हमको ब्रिटिश से अलग स्वतंत्र भारत बनाना है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भारत की जो अपना जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट था वो कहीं छुप रहा था, वो खत्म हो रहा था। तो हम इसमें अब डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि जो ये कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला तो प्रावधान था कि ब्रिटिश जो प्रांतीय व्यवस्था थी, अब बात है प्रांतीय व्यवस्था की, तो मैं बता दूं आपको कि वहां उस समय तत्कालीन ब्रिटिश में क्या किया गया था कि वहां पे दो प्रकार की व्यवस्थापिकाएं थी। एक केंद्रीय व्यवस्थापिका और दूसरा था
प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो केंद्रीय यहाँ पे प्रांतीय जो व्यवस्थापिका थी उसमें क्या किया गया था, उसमें ये किया गया था कि इनके सदस्यों को दुगने करने की बात हो रही थी, इनको दुगना करना है, ठीक है। दूसरा प्रावधान उन्होंने क्या रखा था रैंडी मैक्रो ने कि अल्पसंख्यक विशेष संप्रदाय खासकर मुस्लिम सिख इनको पृथक निर्वाचन देने की बात थी। तो मैं पहले बता चुका था कि चूंकि 1909 ईस्वी में सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था और फिर उसके बाद 1919 ईस्वी में सिखों को इसके लिए प्रावधान किया गया था, परंतु अब जो यहाँ था इनके सीटों को बढ़ाने की बात हो रही थी। सबसे जो महत्वपूर्ण इस कॉमनवेल्थ अवार्ड का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि दलित वर्ग जो दलित वर्ग था उसको हिंदू समुदाय से अलग करके एक विशिष्ट अल्पसंख्यक के रूप में उनको मान्यता देने की बात इस अवार्ड में रखा गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से मुसलमानों को भारतीय सोसाइटी में अलग किया गया, सिखों को उनसे अलग किया गया अल्पसंख्यक के रूप में, अब यहाँ उनकी रणनीति क्या थी कि हिंदू से दलित को अलग करना है। तो ये उनकी मंशा थी और इस चीज को उन्होंने मान्यता देने के लिए ये बात रखी थी। नेक्स्ट क्या था कि दलितों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित क्षेत्रों में वोट देने का दोहरा लाभ। हाँ, मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर ये प्रावधान रखा गया था, जैसे कि कहीं पे कोई क्षेत्र है जहाँ पे बात हुई कि यहाँ एक दलित समुदाय के लोग चुनाव में खड़े हैं तो वो तो वहाँ वोट देंगे ही देंगे, उसके अलावा सामान्य जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए भी वो अलग से वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे उनको वोट देने की दोहरी लाभ देने की व्यवस्था इस कॉमनवेल्थ अवार्ड में प्रावधान रखा गया था। और क्या है, हर प्रांत में महिलाओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके पहले महिलाओं के सीटों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, परंतु कॉमनवेल्थ अवार्ड में यहाँ पे महिलाओं को हर एक प्रांत में, क्योंकि हम प्रांतीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हर एक प्रांत में 3% सीट जो है उनकी उम्मीदवारी के लिए उनके लिए रखा गया था, जो ये भी काफी महत्वपूर्ण था। और सिखों और मराठाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी या उनको इसमें प्रावधान में शामिल किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो और क्या था, बंगाल में मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि अगर हम बंगाल के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो उस समय अभी का बांग्लादेश और बंगाल वो दोनों क्षेत्र आपस में मिले हुए थे। ये तो बंगाल बाद में जब 1947 में देश आजाद हुआ तब वो अलग हुआ, बांग्लादेश के साथ जो समस्याएं थी वो अलग, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वहां पे क्या था कि मुसलमानों की संख्या अधिक थी और उसमें मुस्लिम जो थे उनके प्रतिनिधित्व की जो बारे में बात हो रही थी वो उनकी संख्या ज्यादा या उनको प्रतिनिधित्व अधिक ज्यादा दिया जा रहा था। तो ये सब जो प्रावधान जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड में रखे गए और इसका जो परिणाम हुआ, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने फिर से आपको बताया है, जिक्र किया है कि ये इनकी जो ये नीति थी भारत को विभाजन करने की नीति, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति, वो साफ इस अवार्ड में या इस प्रावधान में स्पष्ट देखने को मिल रहे थे। वो न सिर्फ अल्पसंख्यकों को, सिख और मुसलमानों को अलग कर रहे थे, बल्कि वो दलितों को भी हिंदू से अलग करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार, और फिर जो है महिलाओं की बात जहां तक है वो काफी न्यायोचित है, मैं इसका संतुष्ट भी हूं कि चलिए महिलाओं के लिए दिया गया योगदान। परंतु फिर यहाँ पर सिख और जो थे मराठा उनके लिए भी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में हर एक लोगों को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें काफी हद तक जो रैंडी मैकडोनाल्ड थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो इसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉमनवेल्थ अवार्ड रखा गया उसके क्या परिणाम हुए। तो हम परिणाम ये हुआ कि जैसे ही इसकी घोषणा की गई, कब की गई घोषणा, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, उसके 2 दिन बाद 18 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा पत्राचार किया गया प्रधानमंत्री से, जो रैंडी मैकडोनाल्ड थे उनके साथ पत्राचार करके, और उनका इस जो अवार्ड था उसका भारी विरोध किया गया। विरोध करना स्वाभाविक था क्योंकि कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय समाज को बांटने की एक पुरजोर साजिश हो रही है और महात्मा गांधी इस चीज को समझने का प्रयास भी किए। दूसरा था कि इसका जो सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो रहा था। अब पहले जो लोग थे वो सिख और मुसलमानों के साथ भेदभाव और यह नीति अपना रहे थे या हो रही थी, और क्या उस सांप्रदायिक विभाजन में दलित वर्ग भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये स्पष्ट हो रहा था कि अगर सब लोग अपने अपने जाति समुदाय के लिए लड़ने लगेंगे तो उसका परिणाम होगा कि जो देश है, जो देश संघीय ढांचा बनने की बात है वो तो कभी बनेगा ही नहीं, और उससे जो है देश की स्वतंत्रता की जो मांग थी वो काफी पीछे छूट जा सकती थी।
तीसरा था कि जब ये सारी घटनाएं हुई तो वो सिर्फ विरोध ही नहीं किए, महात्मा गांधी ने और क्या किया, जब उनकी बात नहीं बनी तो वो क्या किए, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन की घोषणा कर दी, क्योंकि अब यह जो था कॉमनवेल्थ अवार्ड वो लागू हो रहा था। तो इससे ये था कि जो समुदाय था, खासकर दलित वर्ग के, इस जो निर्वाचन की बात हो रही थी दलित वर्ग के, उस निर्वाचन को लेकर वो काफी पुरजोर तरीके से उसका वो विरोध कर रहे थे। एक चीज और मैं कहूँ, दलितों को इसमें प्रांतीय व्यवस्था में 71 सीट रखने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। तो उसमें उनको, महात्मा गांधी को इस बात का अंदेशा था कि अब जो है फाइनली दलित वर्ग के भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम और सिखों की स्थिति में आ जाएंगे, और हमारा जो हिंदू धर्म है या जो हिंदू की जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं इससे काफी अफेक्टिव होगा, काफी प्रभावित होगा। और इन सबों का ये परिणाम हुआ कि महात्मा गांधी जब आमरण अनशन करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को काफी प्रेशर दिया जाता है कि आप जो है उनसे बात कीजिए, महात्मा गांधी से बात कीजिए और आप जो है एक समझौता कीजिए, ताकि ये जो बात हो रही थी दलित वर्ग को हिंदू संप्रदाय से अलग करने के लिए, उसके लिए वो मतलब मान जाए और ऐसी मतलब विभाजन की रेखा उत्पन्न न हो। तो उसका परिणाम हुआ कि फिर 24 सितंबर को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम पुना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो हम उसे अगली कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें आखिर जब ये कम्युनल अवार्ड जो हुआ, कम्युनल अवार्ड के बाद महात्मा गांधी और उनके बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ और क्या चीजें हुई। तो मैं बता दूं कि इस समझौते की जो रूपरेखा थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा तैयार की गई थी, और उन्होंने कोशिश की थी कि इन दोनों नेताओं के बीच में बात हो, और डिटेल्स में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कैसे ये जो पुना पैक्ट का आना या उसके बारे में होना और ये कम्युनल अवार्ड का समाप्त होना होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।